हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, होली ऑफर्स चल रहे हैं, इसका फायदा उठाइए। जल्द ही ऑफर खत्म होने वाले हैं। आपको कोई भी चीज, कोई भी ई बुक, कोई भी वीडियो कोर्स लेने पर 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। 70% तक की छूट आपको मिल रही है, तो आप इसका फायदा उठाइए। कूपन कोड में यूज कीजिए होली30। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है आपको और एमजेटी एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसके अलावा आप बहुत सारे वहाँ पर फ्री मटेरियल भी पाओगे, जैसे पीडीएफ, क्विज, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी वीडियोस, ये सभी आपको वहाँ पर फ्री में भी मिलने वाली हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन को तो जरूर इंस्टॉल करके रखो। चलिए अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया? तो भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम दोस्तों 1995 में शुरू किया था और 16 मार्च का दिन था। इसी वजह से 16 मार्च को दोस्तों हम लोग टीकाकरण दिवस मनाते हैं। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन दोस्तों गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जबकि इसी की कंपनी है दोस्तों माई 11 सर्कल, जिसके अभी हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2021 दोस्तों बन गई हैं कौन? करोलिना बिलावस्का। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, ये पोलैंड की रहने वाली है करोलिना, तो ये बन गई है मिस वर्ल्ड 2021। अब 2021 का ये तो मिस वर्ल्ड बनी है। मिस यूनिवर्स पूछा जाए तो आप बताएंगे हरनाज संधू। यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट आपको दे दिया हुआ है, जो जो भी मिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सबसे ज़्यादा इनमें इंपॉर्टेंट होता है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ही। ठीक है, बाकी सब तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों होता है। वैसे अगर बात करें भारत में मिस वर्ल्ड की, तो भारत ने अभी तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता हुआ है, जिसमें से रीता फारिया सबसे पहली बनी थी विजेता 1966 में। और अंतिम भारतीय भी कौन बनी थी? मानुषी छिल्लर 2017 में बनी हुई थी, लास्ट वाली भारत की। ठीक है, तो 6 टोटल आ चुके हैं और 3 आ चुके हैं दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब भारत में। यहाँ पर पोलैंड की बात करेंगे क्योंकि ये पोलैंड की है करोलिना बिलावस्का। तो पोलैंड का ये दूसरा खिताब है। पहला खिताब 1989 में आया था पोलैंड के नाम अनिता क्रिगलिका के नाम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए बाकी के इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस, जैसे मिस इंडिया अर्थ रश्मि माधुरी जीती हुई हैं। फर्स्ट मिस इंडिया ये पर्ल अग्रवाल जीती हुई हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 ये डॉक्टर अक्षता प्रभु जीती हुई हैं। मिसेज इंडिया गैलेक्सी ये डॉक्टर निकिता सोकल ने जीता हुआ है। और ये है मिसेज वर्ल्ड 2022, ये साइलिन फोर्ड ने जीता है। देखिए ये मिसेज है, मिसेज जो है और मिस दोनों में अंतर होता है। मिसेज वर्ड जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ? मिसेज वर्ड का मतलब ये हुआ कि ये विवाहितों के लिए होता है, ठीक है ना। और जो मिस वर्ड होता है, तो वो मिस वर्ड जो होता है वो अविवाहित के लिए होता है, ठीक है। तो मिस वर्ड ही वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, हुरून के ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो हुरून की अभी लेटेस्ट ग्लोबल रिच लिस्ट आई हुई है, इसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। ये पहले भी थे एशिया के सबसे अमीर आदमी, लेकिन अभी क्या था कि गौतम अडानी ने कुछ दिनों के लिए इनको पीछे कर दिया था, तो फिलहाल ये टॉप पर आ गए हैं। खुशी की बात तो ये है कि भारत के दो व्यक्ति टॉप पर हैं, टॉप 2 पर भारतीय हैं दोनों, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। तो फिलहाल यहाँ पर मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं और भारत के तो बने ही रहेंगे। तो 103 बिलियन डॉलर की इनकी संपत्ति हो गई। अच्छा, एक चीज और हुआ है, देखिए अभी तक आप जब भी देख रहे होगे तो 100 बिलियन डॉलर के करीब में ये लोग नहीं पहुंचते थे, ठीक है ना। 90 बिलियन डॉलर, 86 ऐसे ही रहता था आंकड़ा। लेकिन अभी देखिए 100 बिलियन डॉलर की भी मार्केट वैल्यूएशन क्रॉस कर चुके हैं मुकेश अंबानी। तो ये भी एक बड़ी बात है। गौतम अडानी सेकंड पर है। अच्छा, नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर, जो नायका की फाउंडर हैं, ये दोस्तों भारत की अभी नई अरबपति के रूप में शामिल हुई हैं इस लिस्ट में।
वैसे तो अरबपति तो काफ़ी पहले बन गई थी, लेकिन अभी लिस्ट में ये नई शामिल हुई हैं। आपको याद होगा नायका का आईपीओ आया हुआ था और ये आईपीओ बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस हुआ था। ठीक है, इसी के बाद फाल्गुनी नायर बन गई थी, भारत की सबसे अमीर भारतीय महिला बनी थी। ओके, तो मैंने इसको कवर करके आपको बताया ही था। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया? तो दोस्तों रसिया ने रॉसग्राम लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम की जगह पर अब रॉसग्राम होगा, जो कि रसिया का ही होगा। रॉसग्राम बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह ही काम करेगा, बस थोड़ा सा और भी एडवांस फीचर्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन वगैरह चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं, क्योंकि आप देख रहे हो रसिया की इकोनॉमी वैसे ही लो जा रही है, तो वहाँ पर ऐड वगैरह तो उतना आएगा नहीं, तो इस वजह से सब्सक्रिप्शन सर्विस करके इसको लॉन्च किया गया है। और लेकिन बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह ही होगा। तो रूस ने अपना लॉन्च किया है। कारण क्या था? कारण ये था दोस्तों कि रूस में अमेरिकी कंपनियों ने अपना व्यापार बंद कर दिया है। फेसबुक हो, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब ने अपना कारोबार वहाँ पर बंद कर दिया है। तो ऐसे में इसका दोस्तों इसका ये समझ लीजिए कि इसी क्योंकि वहाँ पर जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उनको तो आदत पड़ गई थी वैसे एप्लीकेशन यूज करने की। तो इस वजह से उसी का समझ लो कि एक ऑप्शन वहाँ पर बनाया जा रहा है धीरे धीरे करके। वैसे ऐसा नहीं है कि रसिया टेक्नोलॉजी में पीछे है, रसिया टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। आप जानते ही हो जितने भी हैकर्स होते हैं मैक्सिमम रसिया के होते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग यूज करते हो, टेलीग्राम कहाँ का है? टेलीग्राम रसिया का ही है। नाम से लगता है बहुत लोगों का कि ये इंडिया का होगा, नहीं, ये रसिया का है। टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं पाउल देरो, ये भी रसियन ही है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक होगा ये एक्वेरियम। ये क्या करेगा? ये दोस्तों वाटर का मैनेजमेंट करेगा। देखिए इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वाटर की कमी है कई जगहों पर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वाटर का मिसमैनेजमेंट होता है, ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। अगर ठीक तरीके से मैनेज किया जाए तो वाटर की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। तो ये बात यहाँ पर भी बोली गई कि भारत में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि पानी की कमी है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जल का प्रबंधन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। तो जल के प्रबंधन के लिए यानी वाटर मैनेजमेंट के लिए अभी हाल ही में एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर के द्वारा इसका गठन किया गया एक्वेरियम। तो बेंगलुरु में कर्नाटक में इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर है? तो इसमें पूरा पानी का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद कहाँ पर कितना भेजना है, कहाँ पर क्या जरूरत पड़ती है, वहाँ पर सप्लाई किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे कम मातृ मृत्यु दर के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? तो शीर्ष पर आ गया है दोस्तों केरला। सबसे कम मातृ मृत्यु दर के मामले में केरल वैसे पहले भी टॉप पर था। तो यहाँ पर पूरा लिस्ट आप देख लीजिए। देखिए ये जो डाटा रिलीज किया गया है ना, इसमें ये देखा गया है कि 1 लाख लाइव जो बर्थ होता है, यानी कि जो माँ बच्चा पैदा करती हैं, तो उनमें से कितनी माँ रहती हैं जो सेफ रह जाती हैं, ठीक है, और कितनों की मृत्यु हो जाती है। तो पर 1 लाख पर दोस्तों यहाँ पर डाटा जारी किया गया है, जिसमें आप देख पाएंगे यहाँ पर इंडिया और केरल का रिस्पेक्ट में दिखाया गया है इस डाटा में। और यहाँ पर जो मैप है इसमें ये दिखाया गया है कलर के माध्यम से। तो यहाँ पर जो जो दोस्तों आपको हल्के ब्लू में दिख रहा है ना, या कहें कि आसमानी कलर में, वो वहाँ पर वेरी लो है, यानी 70 से कम का ही है मैटरनल डेथ जो है। और जहाँ पर ये देखिए डार्क है वहाँ पर लो है। और सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पर देखेंगे आप? पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में और हरियाणा में। यही टॉप 3 स्टेट है जहाँ पर सबसे हाई ऐसा मैटरनल डेथ है। तो केरल में अब संख्या आ गई है 30 पर, सबसे कम पर ये बना हुआ है। पहले 42 था, इस बार 30 है। देखिए पहले इसके पहले 42-43 के आसपास था, अभी 30 पर आ गया है। भारत में 103 है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 103 है, यानी पर 1 लाख माताओं में 103 की मृत्यु हो जाती है जब वो बच्चे को जन्म देती हैं। तो ओके, तो यहाँ पर टॉप 3 स्टेट और सबसे बॉटम 3 स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टॉप 3 स्टेट में केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र है और बॉटम 3 में पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड है। क्लियर बिल्कुल? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में मंजीत मान को दोस्तों यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। मंजीत मान यहाँ पर आपको दिख रही है इमेज में, इनकी एक पुस्तक है क्रॉसिंग, द क्रॉसिंग। तो इसी द क्रॉसिंग पुस्तक के लिए इनको इसके लिए चुना गया है। हालांकि अभी नॉमिनेट किया गया है, चुना गया है, अभी दिया नहीं गया है। दिया किसे जाएगा ये तो पता लगेगा 7 में से किसी एक को, यानी 7 और पुस्तकों को चुना गया है। तो 7 1 8 8 पुस्तकों में से अगर इनकी पुस्तक सेलेक्ट होती है तब इनको मिलेगा अवार्ड।
इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। तो इनकी पुस्तक है द क्रॉसिंग, इसके लिए चुना गया है। इस मेडल को, जो यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड है, इसे कहते हैं दोस्तों योटो कार्नेगी मेडल। क्या कहते हैं? योटो कार्नेगी मेडल। तो यही अवार्ड दिया जाता है। तो हो सकता है मे बी इनको मिल जाए। अगला, मूडीज ने 2022 में भारत की वृद्धि दर अनुमान को घटा करके कितना किया? तो मूडीज में दोस्तों भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटा करके कर दिया है 9.1%। इससे पहले 9.5% था, घटा करके 9.1% कर दिया है। देखिए, ये लोग रेटिंग एजेंसियां जो हैं लगातार अनुमान अपना घटाती बढ़ाती रहती हैं। तो आपको याद करने की उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है, जब आपका एग्ज़ाम लगा हो कोई, जैसे होता है क्या है, किसी का एग्ज़ाम 2 महीने बाद होगा, किसी का 3 महीने बाद होगा। तो जब आपका एग्ज़ाम लगा हो लास्ट टाइम पर, तो बिल्कुल लास्ट टाइम पर आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन में जाना है, या फिर उस टाइम पर अगर कोई मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो आपको ई बुक ले लेना है लास्ट मंथ की। उस ई बुक में मैं आपको रेटिंग का अनुमान दिया ही रहूँगा, पूरा वहाँ पर जो लेटेस्ट रहेगा वो दिया रहूँगा, उसी को आपको पढ़ लेना है। ये बार बार ये लोग रेटिंग वगैरह चेंज करते रहते हैं, तो और कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। फिलहाल मूडीज़ ने ये बताया है, यहाँ पर एक नया डाटा है जो कि आपको याद रखना चाहिए। इसने बताया है कि G20 की इकलौती ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है रसिया, जो कि दोस्तों 7% जिसकी जीडीपी में डाउन जाएगा। जीडीपी जो है वो 7% की कमी आएगी उसमें 2022 में, और 3% 2023 में कमी आएगी रसिया की पूरी जीडीपी में। ठीक है ना? तो ये बड़ी बात है, इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो, इस वजह से रसिया पर कई तरह के सैंक्शंस लगे हैं। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था 7% कम होने वाली है, पूरी की पूरी इकोनॉमी 7% कम होगी। इसके अलावा दोस्तों, जो पेड बैचेज आए हैं उन पर होली का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कौन कौन से पेड बैच हैं? तो यूपी का लेखपाल बैच है, यूपी पुलिस खाकी बैच है, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिंदी, मैथ और जीएस बैच, इन सब में आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो। आपको अभी लेने पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब ऑफर ये समाप्त होने ही वाला है, तो आप इसका फ़ायदा अभी उठा सकते हैं होली के ऑफर का। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। गंगा से ब्रह्मपुत्र जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना? तो दोस्तों वो बन गया है MV राम प्रसाद बिस्मिल जहाज। ये गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, मतलब गंगा नदी से होते हुए ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज ये बन गया है। तो अभी हाल ही में यहाँ पर देखिए 90 मीटर लंबा ये जहाज है, जो गंगा से ब्रह्मपुत्र की तरफ जा रहा है। ये हल्दिया से श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक जाएगा। 90 मीटर लंबा, 26 मीटर चौड़ा है, जिसका अभी पायलट परीक्षण किया गया है। यानी पहली बार इसका पायलट रन चलाया गया है, और उसके बाद अभी पूरी तरीके से बाद में चलाया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया हुआ है। क्लियर? नाम याद रखना है, MV राम प्रसाद बिस्मिल। तो गंगा से ब्रह्मपुत्र तक ये जाने वाला सबसे लंबा जहाज बन गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया? तो माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों दिल्ली ने। दिल्ली राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया हुआ है, और इसके तहत क्या होगा, ई ऑटो की खरीद को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरा कुछ पोर्टल के थ्रू पता लग जाया करेगा, साथ ही साथ जो भी डिस्काउंट मिल रहे हैं उसके बारे में सभी लोग आराम से पता कर पाएंगे। ठीक है, आसानी होगी उनको पता करने में। आपको पता होगा दिल्ली ने कई बार घोषणाएं की कि अगर आप ई व्हीकल्स लेते हो तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, सरकार की तरफ से भी बहुत सारी छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो वो सभी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा इस वेबसाइट के माध्यम से। लोग इसका यूज करके परचेज भी कर सकते हैं ई व्हीकल्स। ओके, अच्छा, एक चीज़ और है, दिल्ली लगातार प्रयास कर रही है वहाँ पर प्रदूषण को कम करने में। तो प्रदूषण कम करने में सबसे बड़ा तरीका यही है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए जाएं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अभी आपको याद होगा, इसने सबसे अभी भारत का पहला स्मार्ट मैनेज चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया था दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ईवी फ्रेंडली अगर हाईवे पूछा जाए तो आप बताएंगे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो गुड़गांव हरियाणा में। ओके, अगला देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कौन बनी है? तो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बन गई है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ये दोस्तों CIL की ही एक यूनिट है। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, उसी की यूनिट है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड यानी MCL। तो MCL ने अभी एक नया कीर्तिमान हासिल किया हुआ है, ये बन गई है भारत की सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाली फर्म।
इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इनके अध्यक्ष का नाम है ओपी सिंह। ओके, एमसीएल। सीआईएल जो है ये एक महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड, इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो 100% करंट अफेयर में स्कोर करने के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है? अगला, भारत के किस राज्य में पहला हाइड्रोजन आधारित संयंत्र स्थापित किया जाएगा? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और आप एमजीटी ऐप पर बाकी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर वन लाइनर भेजा जाता है। ओके, तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।